बस ठीक होगी बस। माइकल ग्रुप, माइकल रखा गया और मैं बोले इसमें एक तो आइडिया गुप्ता पीरियड और एक पोस्ट गुप्ता पीरियड और आज की तारीख में गुप्ता प्रारंभिक गुप्ता प्रारंभिक गुप्ता या गुप्ता पीरियड गुप्ता काल गुप्ता पीरियड गुप्ता पीरियड। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन बताइए क्या बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि गुप्ता पीरियड जो था ना गुप्ता जो था वास्तव में गुप्त किसके सामंत थे। सामंत का मतलब इनसे पहले का शासन था। इनसे पहले कुषाणों का शासन था। क्वेश्चन बनता है गुप्त किसके सामंत यानी किसके बाद आई कुषाणों के बाद आई। दूसरा इनका टाइम पीरियड क्या था। इनका टाइम पीरियड था 300 बीसी से लेकर और 600 बीसी तक का इनका समय काल था। सॉरी 300 एडी से लेकर 600 बीसी नहीं 300 एडी से और 600 एडी तक जो समय काल था वो एडी का समय काल था। इसका गुप्त का है ना गुप्त का समय काल। पहला पॉइंट बता लेंगे गुप्त गुप्त कुषाणों के सामंत थे यानी यानी गुप्त कुषाणों के बाद आई कुषाणों के बाद आई। पहला क्वेश्चन। दूसरा बनता है इनके संस्थापक को लेकर। तो इनकी स्थापना जो है संस्थापक जो है संस्थापक का दो क्वेश्चन बनते हैं। इनके संस्थापक कौन थे ठीक है। इनके संस्थापक कौन थे। दूसरा आपसे क्वेश्चन बनता है कि वास्तविक संस्थापक कौन थे। दो क्वेश्चन बनते हैं संस्थापक और वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक दो चीजें बनी है संस्थापक ठीक है। अगर हम संस्थापक को लेकर बात करें तो संस्थापक थे श्रीगुप्त जो है संस्थापक थे और वास्तविक संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो वास्तविक संस्थापक। सिंपल है कोई दिक्कत नहीं है ये दो क्वेश्चन बनेंगे। अब हम सबसे पहले राजाओं को लेकर बात करना शुरू करें। सबसे पहले जो राजा लेंगे आप बताइए संस्थापक श्रीगुप्त पहले राजा श्रीगुप्त है ना श्रीगुप्त श्रीगुप्त। अगर श्रीगुप्त को लेकर बात करें पहला क्वेश्चन इन्होंने स्थापना की थी किसकी आपकी गुप्त पीरियड की गुप्त काल की गुप्त का जो संस्थापक कौन थे वो थे श्रीगुप्त। कब स्थापना की 300 एडी में स्थापना की। इसके बाद इन्हें आदिपुरुष कहा जाता है गुप्त का और एक चीनी आपके का नाम था इससे नहीं चीनी के गुप्त है। इनके बाद इनका बेटा राजा बनता है चंद्रगुप्त का। उसके बाद गुप्त का बेटा आता है चंद्रगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त प्रथम राजा बनता है चंद्रगुप्त वास्तविक राजा है वास्तविक संस्थापक भी आता है गुप्त का वास्तविक संस्थापक भी आता है। आप ये गुप्त के संस्थापक पहला पॉइंट। दूसरा आप क्या करना है इन्होंने की 300 एडी में गुप्त काल की नींव रखी थी इन्हीं इन्हीं आदिपुरुष कहा जाता है। इन्हीं गुप्तों का आदिपुरुष कहा जाता है कहा जाता है। इसके अलावा एक पॉइंट और बता देंगे आप चीनी यात्री इत्सिंग ने इन्हीं चेरी केतु कहा है ठीक है। ये सारे पॉइंट बनते हैं श्रीगुप्त। इसको लेकर श्रीगुप्त पॉइंट नंबर 1 का लेंगे 2 3 और 4। सबसे पहले नोट डाउन करेंगे सबसे पहले नोट डाउन करेंगे। हाँ बहुत बढ़िया श्रीगुप्त का बोला चंद्रगुप्त ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिख लेंगे क्या लिखेंगे गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है स्वर्ण काल कहा जाता है। तो सबसे पहले इसे नोट डाउन करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा इसके बाद इसका बेटा कौन है इसके बाद इसका बेटा है यो टेलीग्राम चैनल 1 मिनट नोट करिए आप सभी नोट करेंगे सुबह मैं देख रहा था टेलीग्राम टेक्नोलॉजी टेलीग्राम चैनल और उसी टेलीग्राम चैनल पर आपकी 8 पीरियड जो है उनकी पीरियड चुनी है। चलिए उसके बाद आप क्या समझिए उसके बाद इसका बेटा यानी श्रीगुप्त का बेटा घटोत्कच और घटोत्कच का बेटा है कौन उसका नाम चंद्रगुप्त चलिए इसे कॉपी करके और यहीं पर हम अच्छे तरीके से कर लेंगे बाकी चीजों को। सबसे पहले करेंगे घटोत्कच यह श्रीगुप्त का बेटा था यह श्रीगुप्त का बेटा था। अगला राजा इसी का बेटा चंद्रगुप्त प्रथम बना हेडिंग चंद्रगुप्त प्रथम। अगर चंद्रगुप्त फर्स्ट को लेकर बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है घटोत्कच का बेटा था घटोत्कच का बेटा था। अच्छा इसके अलावा हम बात करें इसने अपना राज्य यानी राज्य ग्रहण कराया 9 मार्च 319 एडी को राज्य ग्रहण कराया। जब इसने अपना राज्य ग्रहण कराया तो उसी के उपलक्ष्य में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की। इसकी नया संवत चला इसे गुप्त संवत। तो गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला राजा चंद्रगुप्त प्रथम का डेट भी पूछ लिया एक बार तो 9 मार्च 319 एडी में गुप्त संवत चली। इसके लिए राज्य से कराया था ठीक है। इसकी शादी वैशाली के ऋषि राजवंशी राजकुमार देवी के साथ हुई। कुमार देवी के साथ शादी होने के बाद से कुमार देवी के नाम से चलाई सोने के सिक्के जिन्हें कुमार देवी के नाम से राजा रानी के नाम से कहा जाता है। प्राचीन भारत में इसी रानी के नाम से वो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाई कुमार देवी नाम से और इसके सोने के सिक्के ठीक है। इसका बेटे दो हुए तुल्यबल और समुद्रगुप्त। तुल्यबल को समुद्रगुप्त अगला राजा बना ठीक है। पहले चीज बोलिए सबसे पहले आप लिखेंगे यह घटोत्कच का बेटा तो आपको बताइए आप लिखेंगे इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पहला पॉइंट। दूसरा आप लिखेंगे ये तो वास्तविक संस्थापक। इसके बाद लिखेंगे आप इसने अपने राज्य को 9 मार्च 319 एडी में किया 319 एडी और इसी समय नए संवत गुप्त संवत की शुरुआत की ठीक है। अच्छा इसके अलावा इसका विवाह किसके साथ हुआ था। इसी का विवाह हुआ था ठीक है। इसी का विवाह किसके साथ हुआ था एक पॉइंट बता दीजिए आगे वाले जो है आगे वाले लिखेंगे यहां जगह नहीं थी ठीक है। चलिए आगे लिखिएगा इसी में नेक्स्ट चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी के साथ हुआ था। कुमार देवी के साथ हुआ था और इसी के उपलक्ष्य में कुमार देवी प्रकार के या राजा रानी प्रकार के सोने के सिक्के चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए। ऐसा पहली बार हुआ ऐसा प्राचीन भारत में पहली बार हुआ जब किसी भी रानी के नाम के सिक्के चलेंगे ठीक है। किसी रानी के नाम के सिक्के चलेंगे ठीक। इसके अलावा बात करें इसकी शादी कुमार की चंद्रगुप्त प्रथम और इसकी शादी भी चंद्रगुप्त फर्स्ट और कुमार देवी की शादी इनसे दो बेटे हुए दो बेटे हुए एक का नाम था तुल्यबल और एक का नाम था समुद्रगुप्त। एक था तुल्यबल एक था समुद्रगुप्त ठीक है। अच्छा आप ये समुद्रगुप्त ने तुल्यबल को मारा और अगला राजा समुद्रगुप्त है ना वो चंद्रगुप्त सेकंड से मार देता है वो बाद में आएगा। लेकिन आपको याद रखना चंद्रगुप्त फर्स्ट की शादी कुमार देवी से कुमार देवी और चंद्रगुप्त प्रथम के दो बच्चे तुल्यबल और समुद्रगुप्त तुल्यबल को मारा अगला राजा आप लिखेंगे समुद्रगुप्त तुल्यबल को मार अगला राजा ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डिस्कशन आया था सोने के सिक्के को लेकर सोने के सिक्के को लेकर डिस्कशन आया था। तो एक बार मुझे बताइएगा कि सोने के सिक्के सबसे ज्यादा किसके समय पर चले सबसे पहले इसके चले ये मुझे बताइए सबसे पहले सोने के सिक्के किसके समय पर चले फटाफट से बताइएगा
सोने के सिक्कों को लेकर डिस्कशन आ ही रहा है, देखिए आप एक हेडिंग डालिए सोने के सिक्के, सोने के सिक्के। अगर मैं सोने के सिक्कों को लेकर बात करूं तो सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसके साथ में चले? गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के। इसके अलावा सबसे पहले सोने के सिक्के किससे चले होगा? कुषाण शासक विभिन्न प्रदेश जिससे सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और सबसे भारी सोने के सिक्के किसके साथ चले होगा? स्कंदगुप्त गुप्त काल में। रीजन क्या? रीजन ये था कि गुप्त काल में स्कंदगुप्त के समय घोड़ों का आक्रमण हुआ। जब घोड़ों का आक्रमण हुआ तो सोना लूट लेते थे, तो उन्होंने क्या किया? सोने में मिलावट करनी शुरू कर दी। अब जब सोने में मिलावट हुई तो सिक्के भारी होंगे, तो सोने में मिलावट के साथ भारी सिक्के किससे चले? गुप्त काल में चले। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग आप डालिए सीधे यहाँ पर सबसे पहले सोने के सिक्के, सबसे पहले सोने के सिक्के, एक सिक्के कुषाण राजा राजा विभिन्न प्रदेश से चलाए और विशेष में चलाए नहीं चलाए, ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के आप देखें, सबसे ज्यादा सोने के एक सिक्के गुप्त काल में चले, गुप्त काल में चले। सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के गुप्त काल में चले, आप देखेंगे सबसे ज्यादा मिलावटी सिक्के सिक्के गुप्त काल में चले, ठीक है। यही सबसे ज्यादा भारी है ना, यही सबसे ज्यादा भारी है जो मिलावटी है। तो एक बार सारी पॉइंट को एक बार हेडिंग बना लीजिएगा जो मैंने आपको भी बताया है। चलिए यहाँ पे क्लियर आपसे नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, पहले से नोट करेंगे। इसे नोट करेंगे, ये सब कैसे याद रख सकते हो? पहले कुछ नहीं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग समुद्रगुप्त 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 देखिए समुद्रगुप्त की बात करें। समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन अशोक के कौशाम्बी प्रयाग स्तंभ लेख से मिलता है। वही स्तंभ लेख, वही लघु स्तंभ लेख जिसे अकबर कौशाम्बी से प्रयागराज ले आया था, जिस पर अकबर के बारे में जानकारी, जिसमें अशोक के बारे में जानकारी, जंगल के बारे में जानकारी और इसी पर अपना उत्कीर्ण कराया था लेख से समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रयाग प्रशस्ति या अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख से मिलती है, ठीक है। अच्छा, यदि बात है इसे किसे लिखा है तो इसे लिखा है हरिशेन ने, मतलब इसी तारीख को हरिशेन ने लिखा है। उत्कीर्ण किया है तो पता है उसको उत्कीर्ण करना पड़ता है, वो क्या तिलक ने ना, तिलक ने इसको उत्कीर्ण किया। भाषा कौन सी है जिसके बारे में जानकारी समुद्रगुप्त की है? संस्कृत भाषा। ये देखिए भाषा में क्या प्रशस्ति संस्कृत भाषा में, इसमें लिखा गया है समुद्रगुप्त ने 100 युद्ध जीते। इसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, धर्म का प्राचीन बंधु भी कहा जाता है। तो इसके पहले सारी चीजें नोट करेंगे, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी, इसके बारे में जानकारी जानकारी अशोक के प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख से मिलती है, से मिलती है। पहली चीज है इससे मिलती है। अच्छा, इसी को प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है, इसी को प्रयाग प्रशस्ति प्रशस्ति कहा गया है। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, तारीफ यानी प्रशंसा, ठीक है। यदि बात है इसको लेकर प्रयाग प्रशस्ति को लेकर कुछ चीज याद रखिए। प्रयाग प्रशस्ति पहला पॉइंट समुद्रगुप्त से संबंधित है, समुद्रगुप्त से संबंधित है, पहला पॉइंट। दूसरा इसे इसे हरिशेन ने लिखा है, हरिशेन ने लिखा है। पत्थर पर उत्कीर्ण से तिलक ने किया है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखेंगे इसी के बारे में, इसकी भाषा संस्कृत है, संस्कृत है। इसके अलावा देखेंगे इसी में बताया गया है, इसी में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता बताया है, 100 युद्धों का विजेता बताया है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, इसके अलावा समुद्रगुप्त के बारे में और बात करें तो समुद्रगुप्त को ही धर्म का प्राचीन बंधु या फिर भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो एक बार इस पॉइंट को बराबर लिखेंगे, यहीं पर लिख लेंगे, आप लिखेंगे समुद्रगुप्त को ही धर्म का प्राचीन बंधु में भारत का नेपोलियन कहा जाता है, कहा जाता है। इसको वो है समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है। कुछ मिनट भैया इसके बारे में बतानी है मुझे, ठीक है। चलिए तैयारी कीजिए अपनी। अगर समुद्रगुप्त को लेकर बात करें, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, छह प्रकार के सिक्के चलाए। कौन कौन से? गरुड़, धनुर्धर, इसके अलावा परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, हरण और वीरवाद, इस प्रकार के सिक्के चलाए। आपसे पूछा किस राजा को जो है वीरवाद जाने का शौक था? वो था समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। तो एक बार लिखेंगे इसी को वीरवाद जाने का शौक था, समुद्रगुप्त को वीरवाद जाने का शौक था, ठीक है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और समझिएगा, जैसे मैं क्या करूं, ठीक है। कुछ मिनट में पीडीएफ भेज देंगे, कौन सी पीडीएफ भेज देंगे सारी पीडीएफ क्लास के बाद भेज देता हूं। अब कल में तो देखिए क्लास के बाद मुझे नहीं पता है, बड़ी नहीं है। सही है, तो देखिए समझिए, हर चीज आप समझिए। इसके बाद लिखेंगे समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए, 6 प्रकार के सिक्के चलाए, सिक्के चलाए। कौन कौन से 6 प्रकार के? कौन कौन से 6 प्रकार के? तो सबसे पहले गरुड़, धनुर्धर और परशु, गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, हरण और वीरवाद, ये 6 प्रकार के सिक्के इसके बाद चलाए समुद्रगुप्त के बाद चलाए। गरुड़, धनुर्धर, परशु, अश्वमेध, व्याघ्र, हरण और वीरवाद, ये 6 प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। इसके बाद समुद्रगुप्त के बारे में तो पहले 3 चीजें नोट करिएगा। समुद्रगुप्त के बारे में युद्ध की नीति के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें उत्तर भारत के लिए कौन सी नीति अपनाई, दक्षिण भारत के लिए कौन सी नीति अपनाई और हमारा पश्चिम भारत के लिए कौन सी नीति अपनाई, पहले से नोट करिए। मैं कैसे करना, मुझे ये भी पता चाहिए कैसे बात करते हैं। बढ़िया वीडियो, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आप देखेंगे समुद्रगुप्त की समुद्रगुप्त की युद्ध की नीतियां कौन कौन सी युद्ध की नीतियां समुद्रगुप्त की। तो 3 पॉइंट बनाने आपको इस प्रकार, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आपको बनाने हैं। सबसे पहले बात करें वो था हमारे पास दक्षिण भारत, सॉरी उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिम भारत, इनके लिए कौन कौन सी नीति अपनाई। देखिए अगर बात करें इसको उत्तर भारत को लेकर तो उत्तर भारत में किसी नीति अपनाई जिसका प्रस्फोधन मतलब जल से उखाड़ फेंकना। यानी अगर युद्ध करता था नॉर्थ वाली रीजन में तो इसका मेन उद्देश्य होता था कि सारे राजाओं को साम्राज्य को जल से उखाड़ फेंकते। तो प्रस्फोधन नीति कहां अपनाई? उत्तर भारत में अपनाई। वहीं बात करें इसको लेकर दक्षिण भारत को लेकर ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, कैसे ग्रहण मतलब साम्राज्य को ग्रहण कर लिया, मोक्ष मतलब मोक्ष अनुग्रह, यानी उनके अनुग्रह करने पर, आग्रह करने पर मोक्ष दे दिया। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह इसका मतलब था जब ये आक्रमण करेगा उस क्षेत्र को जीतेगा, जीतने के बाद राजा को छोड़ देगा, शासन करता है और हमें टैक्स वगैरह जो चीजें चाहिए वो भेजता है, इसे ग्रहण मोक्ष अनुग्रह। उसके बाद पश्चिम भारत को लेकर, तो पश्चिम भारत में इसने 3 प्रकार की नीतियां चलाई। कौन कौन सी? एक आत्मनिवेदन, ठीक है, आत्मनिवेदन, एक हमारे पास संयोग पायन, एक हमारे पास गुरुत्व मतलब स्वयं से भक्ति शासन याचना, यानी तीनों बात समझिएगा। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन इसका मतलब स्वयं दरबार में आकर नमस्कार करना,
ठीक है, स्वयं दरबार में आकर नमस्कार करना, एक तरीका। दूसरा कन्योपायन, यानी अपनी कन्याओं का विवाह हमारे यहाँ करें। तीसरा हमारा गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना, यानी सारे विषय को हमारे पास लेकर आएंगे, कैसे शासन चलाना है, जब हमसे वेरीफाई करेंगे तब आप शासन करेंगे, है ना, हमसे याचना करेंगे, शासन चलाएंगे, तो सारी चीजें हमारे मन की नहीं चलेंगी। ये तीन प्रकार की हमारी चीजें, उत्तर भारत को लेकर, दक्षिण भारत को लेकर, पश्चिम भारत को लेकर, ये तीन मुख्य रूप से क्षेत्र देखने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ है। चलिए, सबसे पहले दक्षिण भारत में, उसका उत्तर भारत में यहाँ पर प्रस्फुट धर्म, भोग धर्म, ठीक है, यानी जल से उखाड़ फेंकना, जल से उखाड़ फेंकना, फेंकना, प्रस्फुट धर्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास आता है दक्षिण भारत को लेकर। दक्षिण भारत में जो उसका नाम था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी ग्रहण करके छोड़ देना, छोड़ देना, इसका मतलब अप्रत्यक्ष शासन करना, अप्रत्यक्ष शासन करना। अप्रत्यक्ष शासन का मतलब है शासन वही राजा करेगा जिसको जीता, लेकिन टैक्स वगैरह सारी चीजें पूरा करके पास समुद्र के पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास तीन आते हैं, कौन कौन से? एक आता है हमारे पास पश्चिम भारत की बात कर रहे हैं, गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना, इसके अलावा कन्योपायन, और हमारे पास आता है आत्मनिवेदन, निवेदन, कन्योपायन, गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना, भक्ति शासन याचना। इसका एक लाइन में लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। दरबार में आकर, दरबार में स्वयं आकर शीश झुकाकर प्रणाम करके अपने सभी विषयों को राजा के समक्ष रखना। मतलब ऐसा नहीं है कि बुलाया समुद्र को, भेजा किसी सैनिक को, अपने किसी नहीं, ऐसा नहीं भेजा जाएगा, स्वयं प्रेरणा होगा, आत्मनिवेदन करने के लिए स्वयं करना पड़ेगा, झुककर प्रणाम करना पड़ेगा, सारे अपने बिल वगैरह है, शासन चलाने की नीति वगैरह है, सब ऐसा समुद्र के साथ करना पड़ेगा। ये हमारे पास आत्मनिवेदन, कन्योपायन और गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना। कन्योपायन यानी अपनी अपनी कन्याओं का विवाह करना, कन्याओं का विवाह, समुद्र गुप्त करना, गुप्त करना, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इसकी कुल कितनी नीतियां हैं? पांच नीतियां, तीन क्षेत्रों में, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, उत्तर दक्षिण और पश्चिम, ठीक है। चलिए एक और आगे उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, उत्तर भारत में प्रस्फुट धर्म, जल से उखाड़ फेंकना, दक्षिण में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह है, पश्चिम भारत में आत्मनिवेदन, कन्योपायन, गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है। हाँ, ये कीवर्ड है, ठीक है। एक बार चलिए, एक हमारे पास पहला, उसके बारे में देखने को मिलता है, वो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट वाली जमीन, उत्तर पूर्वी वाली जमीन, इसे लिख दो है। एक बार लिखेंगे, लास्ट में कोई बना लिख देंगे, इसमें नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिए, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट वाली भाभी, नॉर्थ ईस्ट वाली भाभी किस नीति का अनुसरण किया? वो थी हमारे पास सर्वकर्म आज्ञाकरण, प्रणाम पालन, है ना, प्रणाम पालन, सर्वकर्म, देखिए सर्वकर्म आज्ञाकरण, प्रणाम पालन, यानी सर्वकर्म सारा कर दोगे, आज्ञा मानोगे, आज्ञाकरण, प्रणाम आगमन, प्रणाम करने की दरबार में आओगे, है ना, प्रणाम करने की दरबार में आओगे। ये नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र के लिए था। सर्वकर्म सारा कर दोगे, आज्ञाकरण आज्ञा करने के लिए आओगे, इसका प्रणाम आगमन हम यहाँ पर प्रणाम करोगे। ये नीति किसकी? नॉर्थ ईस्ट वाली बात की थी, है ना, नॉर्थ ईस्ट वाली बात की थी। तो सबसे पहले इस चीज को लिखिए, इसके बाद उत्तर भारत में प्रस्तुत है ना। चलिए अब मुझे बताइए, उत्तर भारत में कौन सी थी? हाँ, नवीन बहुत मुश्किल, नवीन नवीन कह रहा हूँ। अब दक्षिण भारत में कौन सी? दक्षिण भारत में आपकी दक्षिण भारत में थी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह, यानी ग्रहण कर लिया और चतुर्थ शासन चला रहे, समुद्र एक्स वगैरह इस तरह की। इसके अलावा एक ही हमारे उत्तर भारत में प्रस्तुत है, जल से उखाड़ फेंकना। इसके अलावा पश्चिम भारत में कन्योपायन, अपनी कन्याओं का विवाह करो, है ना। इसके अलावा हमारे पास थी, है ना, हमारे पास कौन सी थी? हमारे पास नेक्स्ट गुरु मंडल स्वयं से भक्ति शासन याचना, यानी हमारे दरबार में आओ, सर झुकाकर प्रणाम करो और सारा का सारा शासन हमारी अनुमति के बाद चलो, ठीक है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में कौन सी? नॉर्थ ईस्ट में थी सर्वकर्म आज्ञाकरण और प्रणाम आगमन, प्रणाम करने आओ, आज्ञा का पालन करो और सारा का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, मोटा मोटी फिर चलिए इसके बाद देखिए, पॉइंट यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर लिखना चाहिए, नहीं तुम समुद्र को खत्म नहीं आज। चलिए समुद्र को बात करें, आप लिखेंगे एरर अभिलेख में, अभिलेख में समुद्र की पत्नी, एरर अभिलेख में समुद्र की पत्नी दत्त देवी का वर्णन है, जिसमें इसने कहा है कि समुद्रगुप्त खुश होने पर कुबेर की तरह और गुस्सा होने पर गुस्सा होने पर यमराज की तरह दिखता है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर लिखेंगे, फिर हमारे ऊपर रहेंगे, ठीक है। चलिए भाई, ये तो हमारी क्लास है। इसके अलावा इसके दो बेटे रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, वही चंद्रगुप्त सेकंड से बाद में विक्रमादित्य लिखा गया, क्या विक्रमादित्य लिखा गया, आपके पास पॉइंट बना लिखनी है। ये समुद्रगुप्त गुप्त था, ठीक है। इस समुद्रगुप्त की दो संतानें, कौन कौन सी संतान है इसकी? एक नाम था रामगुप्त और एक नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। यह एक अयोग्य शासक, अब ये गुप्त काल में सबसे कम जानकारी रामगुप्त के बारे में मिलती है, रामगुप्त के बारे में ही मिलती है। इसके अलावा यह एक अयोग्य शासक था, यह एक अयोग्य शासक था। अयोग्य शासक का मतलब क्या है? ऐसा हुआ एक बार सबको आक्रमण किया, इसकी पत्नी का नाम था ध्रुवस्वामिनी, ध्रुवस्वामिनी को उठा ले कौन? देखिए ये दोनों भाई हैं, अच्छा इसकी पत्नी का नाम ध्रुवस्वामिनी, सबने आक्रमण किया, ध्रुवस्वामिनी को उठा ले, ये बंदा बचा नहीं गया, डर के मारे नहीं मारते। हुआ क्या? हुआ एक देवजी का खून चला, देवजी के आदमी भाभी को बचा के हुआ, चंद्रगुप्त सेकंड गए और जाकर सबको खाया, सगाई की बात चालीस के चढ़ाई। इसके अलावा साथ ही साथ अपनी भाभी शादी कर ली, जिसका नाम था ध्रुवस्वामिनी। ऐसा वर्णन है विशाल की देवी चंद्रगुप्त में देखने को मिलता है, ये वर्णन, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम क्या था? ध्रुवस्वामिनी था। कहीं एक बार सबों ने आक्रमण किया और इसकी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को ले गए। अंत में चंद्रगुप्त सेकंड अपनी भाभी को बचा कर लाया और उस विवाह भी कर लिया। वो था चंद्रगुप्त सेकंड। मैं क्या बोलता था? जेठ बोला था, देवरी बोला था, जेठ बोल दिया, देव अपनी भाभी को बताया, देव, ठीक है। और शादी कर ली किसके साथ? वो थी कौन? ध्रुवस्वामिनी। आप ऐसा वर्णन, है ना, इसका वर्णन विशाख दत्त की देवी चंद्रगुप्त में देखने को मिलता है, ठीक है। एक बार लिखेंगे, कोई बना चंद्रगुप्त सेकंड ने शकों को हराकर
शकों को हरा कर चांदी के सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए और शकाली जैसी उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। वो कौन था चंद्रगुप्त सेन, कौन था चंद्रगुप्त सेन, ठीक है। इंद्राजी से कहानी है, ये बस झाम किया 7 समुद्र पार, मैं तेरे पीछे पीछे चलिए, ये था हमारे पास समुद्रगुप्त, ठीक है। ये समुद्रगुप्त की नालायक औलाद थी, ये बड़ी नालायक, ये कैसी थी नालायक औलाद, मैं बाकी से हटा लिया। चलिए राम तो मर गया, मैं अलीगढ़ से नहीं आया था क्योंकि मैं था नहीं उस टाइम पर, है ना। अब मैं जब आप सिलेक्शन ले लूंगे, ठीक है। चलिए सिलेक्शन के बाद मिले आपसे हम से, ठीक है। चलिए पक्का चाय और चाय के साथ, चाय और पराठे के साथ, हम तो राक्षस के साथ आती है। शकाली मतलब शकों को हराने वाला, शकाली सबको नाश करने वाला शकाली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे चंद्रगुप्त सेन, हेडिंग चंद्रगुप्त सेन, गुप्त सेन। देखिए अगर हम चंद्रगुप्त सेन को बात करें, चंद्रगुप्त सेन को बात करें तो सबसे पहला किसी को उपाधियां पूछी जाती हैं, कौन सी उपाधियां थी, जैसे देवराज, देवर्षि, है ना, देवगुप्त, इसके अलावा सकाली, विक्रमादित्य, ये सारी सारी उपाधियां चंद्रगुप्त सेन की थी। इसने अपनी भाभी से भी विवाह किया था, इसका मतलब इसके अलावा इसका विवाह नागराज से राजकुमारी कुबेरनाथ से हुआ था। कुबेरनाथ से इसकी एक पुत्री जिसका नाम था प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त जो है इसी शादी में वाकाटक घराने हुई थी, और वाकाटक यानी अपनी बेटी के ससुराल वालों के साथ मिलकर इसे सबको हराया था, और इस बात सबको हराने के बाद इसने विक्रमादित्य की उपाधि दी और चांदी के सिक्के चलाए थे। इसने चांदी के सिक्के चलाए थे, तो काल में सबसे पहले चांदी के सिक्के चलाने वाला राजा चंद्रगुप्त सेन था, ठीक है। इसके अलावा आपने इसने जो अपनी भाभी से शादी की थी उससे एक लड़का था जिसका नाम था महेंद्रादित्य, क्या नाम था, इसका नाम था महेंद्रादित्य, ठीक है। क्या नाम था, महेंद्रादित्य था, ठीक। तो आपको कुल मिलाकर ये चीज याद रखनी है, सिंपल नोट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूं। इसके दरबार में हमारे पास 8 दरबार रहते हैं, कौन कौन से, अमर सिंह है, बड़ामी है, धनवंतरी है, भंजी है, घटपण है, छपरा है, मेवाड़ है, ये सारी जो है 8 दरबार इसके दरबार में रहते हैं चंद्रगुप्त सेन। तो ये चंद्रगुप्त सेन को ऐसे मैं मतलब सुबह देखेंगे और मेरे को इससे सकाली को उपाधि देवगुप्त की उपाधि देवसेन की उपाधि चंद्रगुप्त सेन की उपाधि इसने जो भाभी से विवाह किया था उससे लड़का महेंद्रादित्य जो अगला राजा बनेगा। इसके अलावा इसकी जो दूसरी शादी हुई थी नागराज से राजकुमारी थी, इस कुबेरनाथ से इसकी बेटी जिसका नाम था प्रभावती, इसी प्रभावती गुप्त की शादी वाकाटक ने, और वाकाटक के साथ मिलकर इसे सबको हराया और विक्रमादित्य की उपाधि साथ ही साथ चांदी के सिक्के चलाए, और सबसे पहला शासक जिसने सबको इतनी हराया चंद्रगुप्त सेन। इसके अलावा इसके दरबार में 8 नगर भी रहते थे जिनके नाम थे अमर सिंह, बड़ामी, भंजी, घटपण, छपरा, मेवाड़, है ना, शंकु, इस प्रकार के थे। मेरे मस्त से मिलेंगे, मैंने कौन कहा ये पुलिस को, क्या आप यूपी से की हो क्या, अरे नहीं मैं क्या पता है, ठीक है। चलिए क्लिक किया आपने, मैंने कौन कर दिया, कोई मैंने नहीं, ये पुलिस में, हाँ बिल्कुल, हाँ ठीक है। चलिए लड़के ज़्यादा ना, क्योंकि जो लड़के आएंगे तो कम से कम जो पढ़ाई के बाद किया पढ़ाई अच्छे से सुबह मैं करूँगा पढ़ाई ठीक है। चलिए अगली क्लास में और सुबह की क्लास में किसी को पढ़नी, यानी हमारा मोस्टली जो मेरे क्लास है ये तो चंद्रगुप्त सेन को पढ़ना है, महेंद्रदित्य को पढ़ना है, इसके अलावा हमारे पास संस्कृत को पढ़ना है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है आइडियल वो का पीरियड जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। खाली मैं देखिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड, गुप्ता गुप्ता गुप्त पीरियड, ठीक है। चलिए लास्ट में डिस्कस कर लिया, फटाफट से बताएंगे चंद्रगुप्त सेन को लेकर हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त सेन, क्या हेडिंग डालेंगे आपने हेडिंग डालेंगे चंद्रगुप्त सेन सेकंड। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त सेन को लेकर बात करना शुरू करें तो ये सबसे पहली चीज चंद्रगुप्त सेन जो था, है ना, चंद्रगुप्त सेन जो था, चंद्रगुप्त सेन जो था इसने सबको हराया और सबको कैसे हराया, इसने अपनी भाभी रामदूत की पत्नी ध्रुव स्वामी से शादी की, ध्रुव स्वामी से इसका बेटा हुआ जिसका नाम था महेंद्रदित्य, है ना। इसके अलावा इसने एक शादी की थी नागराज की राजकुमारी कुबेरनाथ के साथ, और उससे बेटी थी प्रभावती गुप्त, और प्रभावती गुप्त की शादी थी वाकाटक घराने में, वाकाटक घराना वास्तव में महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में था, इंडिया के पश्चिम वाले क्षेत्र में, इसी पश्चिम वाले क्षेत्र में से सबको हराया और हराने के बाद सकाली जैसी उपाधि धारण की। इसके अलावा इसकी उपाधि जैसे देवगुप्त, देवर्षि, है ना, सकाली, देवराज ऐसे उपाधि और धारण की। इसके अलावा जब इसने सबको हराया तो हराने के तुरंत पश्चात चांदी से सिक्के चलाए, व्याघ्र प्रकार के चांदी से सिक्के चलाए, और गुप्त पीरियड में सबसे पहला राजा चांदी से सिक्के चलाए पूरा चंद्रगुप्त सेन। अब इसी को विक्रमादित्य कहा जाता है, जब इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की जब इसने सबको हराया था, ठीक है। चलिए ठीक है। रजत क्या दिक्कत मुझे बताइए, रजत पर प्रॉब्लम आता है। देखिए अगर हम बात करें इसको लेकर बात करें, सबसे पहले हम बात करें, आप देखेंगे इसने इसने रामगुप्त की पत्नी पत्नी ध्रुव स्वामी से शादी की थी, ध्रुव स्वामी से शादी की थी, ठीक है। इसके अलावा इसका विवाह, ठीक है, ठीक है। आप देखिए इसका विवाह नागवंश की राजकुमारी, नागवंश की राजकुमारी राजकुमारी कुबेरनाथ के साथ भी हुआ था, कुबेरनाथ के साथ भी हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे जब इसकी शादी हुई चंद्रगुप्त सेकंड की शादी हुई है, इसके साथ दो महिलाएं थी, एक का नाम क्या था, एक का नाम था ध्रुव स्वामी और एक का नाम था कुबेरनाथ, क्या नाम था, कुबेरनाथ, कुबेरनाथ, ठीक है। ध्रुव स्वामी और कुबेरनाथ, एक मिनट रुकिएगा। चलिए ध्रुव स्वामी से जिस लड़की का जन्म हुआ था उसका नाम था महेंद्रदित्य, महेंद्र आदित्य, और जिसके साथ विवाह हुआ था कुबेरनाथ के साथ इसी लड़की जिसका नाम था प्रभावती, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें, आप देखिए महेंद्रदित्य के बारे में थोड़ा सा जानिए, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड की बात करना चाहूंगा, चंद्रगुप्त सेकंड की बात अगला राजा बना, अगला राजा बना, ठीक। चलिए इसके अलावा हम बात करें इसी को लेकर प्रभावती गुप्त जो है, आप इसके बारे में पॉइंट बना लेंगे, आप देखेंगे इसकी शादी वाकाटक घराने में, वाकाटक घराने में की थी, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में था, और इसी को अपने इन्हीं के साथ मिलकर, और इन्हीं के साथ मिलकर पश्चिम में सबको हराया, पश्चिम भारत में सबको हराया, ठीक है। सिंपल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, पश्चिम भारत में इसको हराया, सबको हराया। आप एक पॉइंट लिखेंगे, सबको हराने के बाद इसी ने विक्रमादित्य विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और व्याघ्र प्रकार के चांदी के
सिक्के चलाने, सिक्के चलाने, चांदी के सिक्के चलाने वाला, चांदी के सिक्के चलाने वाला, गुप्त काल का, गुप्त काल का, यह पहला राजा था, यह पहला राजा था। ठीक है, इसको नोट कर लिया। ठीक है, तो एक बार रिपीट करूंगा सारी चीजों को लेकर। चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य को लेकर बात करें तो चंद्रगुप्त सेकंड की दो सालियां हुई, एक साली ध्रुव स्वामी के साथ, एक साली कुबेर नाग के साथ, जो कि नागवंश की राजकुमारी थी। ध्रुव स्वामी से लगा हुआ महेंद्र जो अगला राजा चंद्रगुप्त सेकंड के बाद। इसके अलावा कुबेर नाग जो है इसी साली के लिए वाकर घराने, वाकर घराना मुख्य रूप से महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में है और वाकर घराने के साथ मिलकर चंद्रगुप्त सेकंड रही पश्चिम भारत में, क्योंकि महाराष्ट्र पश्चिम भारत में तो महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में सबको है और सबको घराने के बाद दो काम किए, एक विक्रमादित्य को घराने की, दूसरा व्याघ्र चांदी से चलाए और इस प्रकार चांदी से चलाने वाला ये प्रथम गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड, प्रथम कैसा राजा गुप्त राजा चंद्रगुप्त सेकंड। इसके अलावा इसके अन्य उपाधि, अब अन्य उपाधि कौन सी थी? अन्य उपाधि को लेकर बात करें जैसे सबको का नाश करने वाला सकाली, देवगुप्त, देवगुप्त, देवराज, देवराज, देवर्षि, देव ऋषि, ये कुल उपाधि घराने की से चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, एक बार सारी चीजों को नोट करेंगे, उसके बाद हमारी बड़ी फटाफट से नोट करेंगे ना, फटाफट से नोट करेंगे। चलिए आपको चीज पता है, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बताऊं। ऐसा हुआ जब राणा ने एक बार अपने गुरु चंद्रगुप्त अपने गुरु चंद्रगुप्त को बात बताता हूं। हां, उस टाइम पे तो दूसरा जरूरी थी क्या? हां, मान लीजिए जितना मानो उतनी को राजा को कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की चीजों की बात करेंगे। अब हेडिंग डालेंगे इसी को लेकर चंद्रगुप्त सेकंड को लेकर। चंद्रगुप्त सेकंड, गुप्त सेकंड। ठीक है, अब ब्रैकेट में विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के आगे का डिस्कशन करेंगे। आप इसके दरबार में नौ विद्वान रहते थे, नौ विद्वान रहते थे। इसके दरबार में इसके दरबार में नौ विद्वान रहते थे और नौ विद्वान जो है इन नौ विद्वानों की टोली को नवरत्न कहा जाता था। तो आपसे पूछेगा गुप्त वंश में, गुप्त काल में ऐसा कौन सा राजा था जिसके दरबार में नौ विद्वान रहते थे? आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान जो है नौ रत्नों में शामिल नहीं था? तो आपसे इनके बारे में पूछ सकता है, एक बार लिखिए। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, सेकंड में नौ विद्वानों का समूह रहता था, समूह रहता था। ठीक है, जिन्हें जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, नवरत्न कहा जाता था। कौन कौन थे? एक बार लिखिए। देखिए सबसे पहले बात करें कौन थे? वो थे हमारे पास वराहमिहिर, है ना? सबसे पहले लिखेंगे अमर सिंह, अमर सिंह, वराहमिहिर, वराहमिहिर, भारुची, भारुची, कालिदास, कालिदास, वेताल भट्ट, वेताल भट्ट, छपरक, छपरक, घटकर्पण, घटकर्पण। ठीक है, इसके बाद धन्वंतरी, धन्वंतरी, धन्वंतरी। ठीक है, तो कौन कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ हमारे पास हो गए। एक और संख्या संख्या 9। तो हमारे पास कितने थे? 9 रत्न थे जो चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं, नाम को लेकर कभी भी क्वेश्चन पूछता है कौन से 9 रत्न थे? कौन से 9 लोग थे चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में? अमर सिंह, वराहमिहिर, भारुची, है ना? इसके अलावा कालिदास, इसके अलावा हमारे पास वेदांत, वेदांत के अलावा छपरक, छपरक के अलावा घटकर्पण के अलावा हमारे पास धन्वंतरी, धन्वंतरी आपके भारुची, कौन थे? भारुची थे। ये कुल हमारे पास 9 लोग थे, 9 रत्न थे। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन करिए, फिर हमारा ये वाला डिस्कशन चंद्रगुप्त सेकंड को लेकर कंप्लीट होता है। ये सारी सारी चंद्रगुप्त सेकंड को लेकर होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। है ना? एक बार नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, नोट करिए। एक लास्ट पॉइंट और लिखेंगे इसके बारे में, लास्ट पॉइंट बनाकर नोट बनाकर लिखेंगे। नोट इसी के समय, इसी के समय, समय वायुयान, वायुयान जो कि एक चीनी यात्री था, जो कि एक चीनी यात्री था, भारत आया था, भारत आया था। जिसकी पुस्तक का नाम, जिसकी पुस्तक का नाम, बुक का नाम क्या है? क्यों क्यों है? क्यों क्यों की क्यों किसी पुस्तक का नाम क्यों क्यों? जिससे गुप्त काल के बारे में, जिससे गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, एक बार से बहुत बढ़िया पढ़ेंगे। हमारा लास्ट पॉइंट का क्वेश्चन पूछ लेता है। फाइयान और हर्षवर्धन को लेकर, फाइयान और हर्षवर्धन को लेकर। तो फाइयान जो है वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के समय और जो वेशांत था, वेशांत जो था, वेशांत तो हर्षवर्धन। तो ऐसे वेशांत, ऐसे हर्षवर्धन, और आपसे वेशांत किस समय आया था? हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, तो ये फाइयान जो किस समय आया? चंद्रगुप्त सेकंड के समय आया था फाइयान। और इसकी पुस्तक ये कौन सा? चीनी यात्री था और इसकी पुस्तक का नाम क्यों क्यों, और इसी समय गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बारे में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है महेंद्र आदित्य। कौन था महेंद्र आदित्य? मुझे बताइए महेंद्र आदित्य जो था वो किस समय था? महेंद्र आदित्य किस समय था? महेंद्र आदित्य किस समय था? माँ और बाप का नाम बताइए। माँ का नाम क्या था? माता कौन थी और इसके पिता कौन थे? माता पिता कौन थे? अगर माता पिता को लेकर बात करूं तो आंसर है इसकी माता का नाम क्या था? इसकी माता का नाम था ध्रुव स्वामी, ध्रुव स्वामी, स्वामी। ठीक है, और इसी के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड इसके पिता का नाम था। देखिए इसके बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानिए। अगर इसको लेकर बात करें महेंद्र आदित्य को लेकर बात करें तो महेंद्र आदित्य जो है, महेंद्र आदित्य जो है सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसके काल के लिए है? वो है महेंद्र आदित्य काल के, है ना? सर्वाधिक अभिलेख किसके काल के लिए? आपसे पूछे सबसे ज्यादा अभिलेख किसके काल के लिए है? वो काल में महेंद्र आदित्य है। इसके अलावा बात करें महेंद्र आदित्य को लेकर तो देखिए पूरे पूरे गुप्त राजाओं में, सारी सारी गुप्त राजाओं में जो इनके सिक्के थे, ध्वज थे, उन पर गरुड़ का अंकन देखने को मिलता था। कभी पूछा जाता है गुप्त काल में राजाओं का चिन्ह क्या था? गरुड़। लेकिन एक मात्र ऐसा राजा था जिसने गरुड़ को हटाकर मयूर जो है उसका चित्रण किया, चाहे जंगली हो चाहे मुस्लिम। ठीक है, इसी समय पर नालंदा बौद्ध विहार की रचना, नालंदा बौद्ध विहार का निर्माण हुआ था और नालंदा बौद्ध विहार जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, इसके समय हुआ था। ऐसी जानकारी जो है वो फाइयान की फ्यूको की सीरीज में मिलती है। इसकी फाइयान फ्यूको की सीरीज में मिलती है। एक बार इस पॉइंट को बना लीजिए। सबसे पहला पॉइंट आप देखेंगे इसके समय की, इसके समय की गुप्त काल में, गुप्त काल में सबसे ज्यादा अभिलेख देखने को मिलते हैं, अभिलेख मिलते हैं। आप देखेंगे इसके सिक्कों पर, इसके सिक्कों पर गरुड़ की जगह, गरुड़ की जगह मयूर का अंकन देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तुम्हें अभिलेख में इसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, बताया गया है। ठीक है, आप देखेंगे इसी के समय नालंदा बौद्ध विहार की आधारशिला रखी गई थी, जिसका वर्णन फाइयान की क्यों से मिलता है, क्यों से मिलता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट लिखेंगे इसी नालंदा बौद्ध विहार को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, महायान कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध इसे कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा बात करें इसके बारे में जानकारी, लेकिन इसके बारे में एक और जानकारी, इसके बारे में पूरी गुप्त वंश के बारे में गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी, गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी बिलसट
अभिलेख से मिली, जो इसी के समय काल का है, जो इसी के समय काल का है। ठीक है, ये सारे पॉइंट महेंद्र दत्त है ना, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध से कहा जाता है। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है शिक्षा के लिए। तो एक बार सारे पॉइंट को समझिए, मैंने आपको बताया पहले नोट करिएगा, पॉइंट नंबर डालते हैं, फटाफट से नोट करिए, मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप चीजों को सुनिए और नोट करिए, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले जानकारी है गुप्त काल में सबसे ज्यादा आपसे पूछेगा अभिलेख किसके समय काल के मिलते हैं, तब आंसर होगा महेंद्र दत्त। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछेगा किसने अपने सिक्कों से गरुड़ को हटाकर मयूर का अंकन शुरू किया, तो वो महेंद्र दत्त। आपसे पूछेगा किस अभिलेख में महेंद्र दत्त को शरतकालीन शून्य की भांति बताया गया है, तब आंसर होगा तुम्हें अभिलेख। ठीक है, इसके अलावा इससे समय नालंदा बौद्ध विहार की रचना हुई थी, तब नालंदा बौद्ध विहार की आधारशिला रखी गई, तब आंसर होगा महेंद्र दत्त। और इसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो फाइलैंड की पुस्तक है जिसका नाम फ्योक्यू फाइलैंड की सेकंड के समय बताया था। और इसी नालंदा बौद्ध विहार में ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध से कहा जाता है। इसके समय एक अभिलेख और है जिसका नाम है बिल्सन अभिलेख, और बिल्सन अभिलेख में पूरे गुप्त वंशावली के बारे में जानकारी मिलती है, सभी राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है इसी बिल्सन अभिलेख से। ठीक है, इसी बिल्सन अभिलेख से जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए तो एक बार से नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हेडिंग डालेंगे, उसके बाद स्कंदगुप्त, कौन आता है स्कंदगुप्त, हेडिंग डालेंगे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें, इसको स्कंदगुप्त की बात करें, सबसे पहले हम देखिए, अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें, देखिए इससे पहला जो राजा रहा महेंद्र दत्त, महेंद्र दत्त के समय पर बहुत ज्यादा घोर आक्रमण हुए, लेकिन वो घोर आक्रमण से परेशान हो गया, हरा नहीं पाया उनको। अगला राजा है जिसका नाम है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त घोर को हराता है और साथ ही साथ ये भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, ये भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। ठीक है, अच्छा अगर हम स्कंदगुप्त की बात करें, स्कंदगुप्त के समय पर घोर आक्रमण हुआ था, ऐसी जानकारी हमें भीतरी अभिलेख से मिलती है। इसने घोड़ों को हराया था, ऐसी जानकारी हमें गुजराती जुनागढ़ अभिलेख से मिलती है। और इसी जुनागढ़ अभिलेख में एक और वर्णन है कि इसने सुदर्शन जी का पुनर्निर्माण कराया था, और जब पुनर्निर्माण कराया था उस समय जो राज्यपाल थे, कहाँ के, जो हमारे पास जुनागढ़ वाला क्षेत्र है, वो चक्रपाली और पंडित, दोनों बाप बेटे चक्रपाली और पंडित, इन दोनों सुदर्शन जी का निर्माण कराया। निर्माण मतलब पुनरुद्धार करना है, टूटी फूटी दोबारा बनाया। इसके अलावा स्कंदगुप्त ने इसके साथ चक्रपाली और पंडित के साथ ऐसा वर्णन कहाँ पर देखने को मिलता है, जुनागढ़ अभिलेख में पहले मिलता है कि जुनागढ़ अभिलेख में ये वर्णन देखने को मिलता है कि स्कंदगुप्त ने घोड़ों को हराया था। घोड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी इस अभिलेख से देखने को मिलती है, तो आंसर होगा हमारे पास भीतरी अभिलेख। ठीक है, भीतरी अभिलेख है, तो एक बार इनके बारे में लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले लिखेंगे पॉइंट बनाकर महेंद्र दत्त के समय पर, महेंद्र दत्त के समय पर, के समय पर बहुत घोर आक्रमण हुए, बहुत घोर आक्रमण हुए, लेकिन अंतिम रूप से घोड़ों को हराने का काम, लेकिन अंतिम रूप से घोड़ों को हराने का काम स्कंदगुप्त ने किया, स्कंदगुप्त ने किया, किसने किया, स्कंदगुप्त ने किया। ठीक है, तो दो अभिलेख लिखे, उसके बाद डिस्कस करेंगे। कौन कौन से दो अभिलेख, एक है जुनागढ़ अभिलेख, पहले लिखिए भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, एक है जुनागढ़ अभिलेख, जुनागढ़ अभिलेख। सबसे पहले भीतरी अभिलेख के बारे में लिखिएगा, इससे इससे घोड़ों के आक्रमण के बारे में, आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। एक हमारे पास भीतरी अभिलेख, सॉरी जुनागढ़ अभिलेख, भीतरी से जानकारी मिलती है, घोड़ों का आक्रमण क्या करेंगे, इससे घोड़ों के पराजित होने के बारे में जानकारी, पराजित होने के बारे में जानकारी, जानकारी मिलती है, पराजित होने के बारे में जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, अभी तो चलिए आप एक और वर्ड लिखिए, इस जुनागढ़ अभिलेख को लिखिएगा, बहुत चीज जुनागढ़ अभिलेख को लिखिएगा। सबसे पहले घोड़ों के बारे में लिखते हैं, घोड़ों के बारे में इससे क्या जानकारी मिलती है, इससे जानकारी क्या मिलती है, इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि मध्य एशिया के खाना बदोश लोग थे। ठीक है, और इसी से जानकारी मिलती है क्या, इसी में घोड़ों को मलेच्छ कहा गया, मलेच्छ कहा गया। इसी में घोड़ों के सबसे प्रतापी राजा तोड़माड़ का वर्णन है, तोड़माड़ का वर्णन है। ठीक है, अच्छा अगर इसी को बात करें जुनागढ़ अभिलेख को लेकर, आप इसी अभिलेख में, जुनागढ़ अभिलेख में हमें ये जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने पुनरुद्धार कराया था सुदर्शन का गुजरात में दो व्यक्तियों के हाथों से, दो व्यक्ति उसके समय के राज्यपाल, जैसे आज के समय प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आदेश देने तो देखिए उसी तरीके से राजा का केंद्र कौन, स्कंदगुप्त, और जो छोटे मंत्री राज्यपाल थे वो कौन थे, पंडित और चक्रपाली। इनकी सहायता से सुदर्शन जी का पुनरुद्धार कराया था गुजरात में, ऐसा वर्णन देखने को मिलता है जुनागढ़ अभिलेख से। तो एक बार इस पॉइंट को लिखेंगे, आप देखेंगे इसी में सुदर्शन जी के पुनरुद्धार के बारे में जानकारी मिलती है, जिसे वहां के राज्यपाल चक्रपाली वह पढ़ना देते हैं। ठीक है, यहाँ की चीजों को पहले समझिए, नोट करिए, यहाँ की चीजों को अपडेट करता हूँ। मलेच्छ में वर्ड यूज किया गया है, जैसे हमारे पूजा होते हैं, जाट होते हैं, ठाकुर होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, ये सारे जैसे होते हैं, जैसे मलेच्छ बोला गया है, इसको घोड़ों को मलेच्छ बोला गया है। ठीक है, तो एक बार चीजों को समझिए, मैंने लिखा है स्कंदगुप्त से पहला राजा था, स्कंदगुप्त से पहला उसका नाम था महेंद्र दत्त। महेंद्र दत्त के समय बहुत ज्यादा घोर आक्रमण हुए, लेकिन महेंद्र दत्त ने हरा नहीं पाया, हराने का काम किया स्कंदगुप्त ने। इसने क्या स्कंदगुप्त ने किया, अगर स्कंदगुप्त की बात करूं, सबसे पहले दो अभिलेख इस समय के हैं, एक है भीतरी अभिलेख और एक है जुनागढ़ अभिलेख। भीतरी अभिलेख से हमें घोड़ों के आक्रमण के बारे में जानकारी देखने को मिलती है, वहीं जुनागढ़ अभिलेख को बात करें कि स्कंदगुप्त ने घोड़ों को हराया था, इस जानकारी जुनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलती है। इसी जुनागढ़ अभिलेख में हमें देखने को मिलता है कि जो घोड़े थे वो भारत में मध्य एशिया से, मिडिल एशिया से। इसके अलावा घोड़ों को इसमें खाना बदोश बताया गया है, जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं, इसलिए हमें यह कहा गया घोड़ मलेच्छ है, मलेच्छ वर्ड यूज घोड़ों के लिए जुनागढ़ अभिलेख में हुआ है। इसके अलावा आपसे पूछेगा सबसे प्रतापी राजा जिसका नाम था तोड़माड़, किसका राजा था, घोड़ों का राजा था, ऐसा वर्णन कहां पर है, जुनागढ़ अभिलेख में। इसके अलावा जुनागढ़ अभिलेख में ऐसा वर्णन है कि स्कंदगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन जी का पुनरुद्धार कराया था, है ना, दोबारा बनवाई थी टूटी फूटी चीज, और वहां के राज्यपाल थे चक्रपाली को अपना देते हैं ना। क्वेश्चन किस तरीके से जब स्कंदगुप्त ने सुदर्शन जी का पुनर्निर्माण कराया था, उस समय के राज्यपाल कौन थे। ठीक है, राज्यपाल कौन थे, तब आंसर होगा राज्यपाल थे चक्रपाली को अपना देते हैं। ठीक है, ऐसा वर्णन कहां पर, जुनागढ़ अभिलेख में। क्लियर चीज है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को समझिएगा। इसका क्वेश्चन और बनता है स्कंदगुप्त को लेकर, इसको स्कंदगुप्त को लेकर बनता है, चीजों को समझिएगा। देखिए इसके समय बहुत ज्यादा आक्रमण होने लगे, तो एक पॉइंट बना लीजिएगा, घोड़ों से परेशान होकर, घोड़ों के आक्रमणों से परेशान होकर सबसे ज्यादा मिलावटी प्रकार के सिक्के चलाए, ये सोने के सिक्के चलाए, ठीक, सोने के सिक्के चलाए। कौन था, वो था कौन, आपका आंसर होता। ठीक है, इनके टाइम रखना बिल्कुल जरूरी नहीं। अगर पेज अच्छे से भरने हैं या आपको ऐसा लगना है कि हमें जो हम किसी बेस्ट फ्रेंड होने वाली किसी, ठीक है, उनको अगर आपको अपने नोट्स लिखने, नोट्स इंप्रेस करना है, तो आप उनके टाइम दे दीजिए, पेपर उठा के देखिएगा, जैसे एग्जाम की तैयारी करेंगे, मुझे इंस्टाग्राम पर दिखाएगा,
किस क्वेश्चन में मतलब उस एग्जाम में पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन पूछा है जिसमें उसके टाइम पीरियड पूछा है। टाइम पीरियड है एग्जाम में कोई भी नहीं है, जब आप मैथ करोगे, रीजनिंग करोगे, इसके अलावा हिस्ट्री के पूछा है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स है, साइंस के पूछा है, एक टाइम पीरियड छोड़ के टाइम पीरियड बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यार चीजें क्लियर है, पेपर सभी खत्म कर लिया। अब हमने तीन राजों की बात कर ली, अब हमने चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर ली, महेंद्र देव की बात कर ली, इसे मोटा मोटी ठीक है। गलत नहीं पता इस बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िए आगे बढ़िए। अब हेडिंग अगला राजा, अगले राजा के बारे में समझिएगा। अंतिम राजा है, अंतिम राजा। अंतिम राजा से पहले भानुगुप्त, भानुगुप्त के बारे में बढ़िया पॉइंट था भानुगुप्त, चीजों को समझिए। देखिए जब भानुगुप्त राजा था उस समय मालवा वाले क्षेत्र पर एक और राजा का अधिकार था जिसका नाम था मेरुल। होता क्या है, भानुगुप्त हराने के लिए अपने सेनापति गोपराज को भेजता है, मेरुल को चढ़ाई देता है और मेरुल जो गोपराज को मार देता है और इनकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। क्या हो जाती है, इनकी पत्नी जो है वो सती हो जाती है। प्राचीन भारत में सबसे पहले सती होने वाली जो स्त्री थी वो थी भानुगुप्त की पत्नी। इसके कारण हुई थी घोड़ों के आक्रमण के कारण, ठीक है। और ऐसा वर्णन में वहां पर देखने को मिलता है, वो एरर अभिलेख, एरर अभिलेख में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। एरर अभिलेख में ऐसा देखने को मिलता है, तो आप एक बार देखेंगे इन्हीं के समय, इन्हीं के समय, इन्हीं के समय मालवा वाले क्षेत्र पर, मालवा वाले क्षेत्र पर, क्षेत्र पर किसका अधिकार था, आप देखेंगे घोड़ राजा, घोड़ राजा मेरुल का, कुल का अधिकार था, ठीक है। इसके अलावा ये अपने सेनापति, सेनापति गोपराज को यहाँ लड़ने भेजते हैं। गोपराज शहीद हो जाता है, मतलब गोपराज मारा जाता है और इनकी पत्नी सती हो जाती है, पत्नी सती हो जाती है। प्राचीन भारत में सबसे पहली महिला जो सती हुई, एक बार इस बारे में लिखेंगे। ऐसा वर्णन एरर अभिलेख से देखने को मिलता है, एरर अभिलेख से देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद विष्णुगुप्त, कौन था विष्णुगुप्त। अगर हम बात करें विष्णुगुप्त, आप देखेंगे गुप्त काल अंतिम राजा विष्णुगुप्त, गुप्त काल का अंतिम राजा विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त, ठीक है। विष्णुगुप्त था नहीं, विष्णुगुप्त भानुगुप्त, विष्णुगुप्त किससे बात है ना। चलिए एक बार लिखिए सारी चीजों को, बस आपको याद रखना भानुगुप्त इसके समय का पूर्ण राजा कौन था, इसके समय का पूर्ण राजा कौन था मेरुल ना। अच्छा इसके सेनापति का नाम था गोपराज, गोपराज मारा जाता है और इसकी पत्नी जो सती हो जाती है। अब सबसे पहली महिला जो सती होती है भानुगुप्त की पत्नी, और ऐसा वर्णन में एरर अभिलेख से देखने को मिलता है। और विष्णुगुप्त जो है वो अंतिम राजा, विष्णुगुप्त कौन था, वो अंतिम राजा था, पूरे गुप्त काल का, ठीक है। एक बार से नोट डाउन करिए, फिर हमारी कुछ चीजों को कुमारगुप्त भी था। अच्छा कुमारगुप्त भी था, एक चीज लिखिएगा, ये महेंद्र आदित्य जो है ना, यही कुमारगुप्त है, यही कुमारगुप्त है, यही महेंद्र आदित्य जो है, इसी का नाम कुमारगुप्त, ठीक है। अरे गोपराज की पत्नी सती हुई थी, गोपराज की पत्नी, गोपराज की पत्नी सती यहाँ पर लिखा है। प्राचीन भारत में भेजा गोपराज मार गया और इनकी पत्नी का गोपराज की पत्नी, आपने पढ़ा नहीं है, आपने पढ़ी डायरेक्ट डायरेक्ट, ठीक। तो पास वाला इनके मतलब पास वाला जो पास में नाम है, इनके मतलब जो सबसे पास में नाम है, जो सबसे पास में संज्ञा है, सबसे पास में संज्ञा उसको गोपराज है, तो गोपराज की पत्नी होगी। आज क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं होंगे हो गए। देखिए होता है आज आपको बैठे बहुत अच्छी बात करेंगे कि मैं गोपराज की पत्नी को सती हो गई, पता है आपको। अगर मान लीजिए 20 औरतें हैं घर में, एक राजा मान लीजिए 30-40 पत्नियां हैं, वो आक्रमण करे, अभी तो आपने एक लाइन समझे, आक्रमण किया, उसके बाद क्या हालत होती है पता है कि राजपूत इतनी लड़ाई सती हो गई थी, अभी जवाब किया था, रीजन जानते हो क्या है, तो अभी लेते हैं जिंदगी लड़ना देते हैं, बच्चों के साथ करते हैं, ठीक है। चलिए मैंने भानुगुप्त बोल दिया था क्या, अच्छा हो सकता है गलती से निकल गया ना, इनका मतलब इनकी पत्नी गोपराज की पत्नी, भानुगुप्त की पत्नी गोपराज की पत्नी सती हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे गुप्त प्रशासन, है ना, गुप्त प्रशासन, गुप्त प्रशासन, देखिए गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें, गुप्त प्रशासन के बारे में सबसे पहले गुप्त काल के राजा जो बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते हैं, बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते हैं, जैसे सम्राट, इसके अलावा महाराजा महाराजा विराज महाबली ऐसी उपाधि धारण करते हैं। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह, गुप्तों का प्रतीक चिन्ह जो था वो कौन सा था, गरुड़, है ना। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है गुप्तों का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, गरुड़। इसके अलावा बात करें ये सबसे ज्यादा भगवान की पूजा करते थे, वो था हमारे पास भगवान, ठीक है। भगवान विष्णु की सबसे ज्यादा पूजा करते थे, इसी युद्ध को जीत लेते थे, तभी भगवान विष्णु की मूर्ति बनवा मंदिर बनाते थे, गुप्त, है ना। गुप्त एक बड़ी जाता है, गुप्त जो है राक्षसों की भांति सोच है और मंदिर बनाने की बड़ी सोच है। राक्षसों की भांति सोचते हैं और उसे कला मतलब पत्थर को काटते हैं, राक्षसों की भांति बहुत डेंजर सोच है मंदिर बनाने के लिए। ऐसी कला आप देखोगे कि आप सोच नहीं सकते हो कि मंदिर है, मंदिर में जहां आपकी सीट भी नहीं जा सकती, उस पत्थर में भी अंदर की ओर आके बना देते हैं, गुप्त, है ना। गुप्त इसलिए कहते हैं सबसे ज्यादा स्वर्णिम विभाजन है गुप्त का, मंदिर बनाने में सबसे स्वर्णिम विभाजन गुप्त का, ठीक है। एक बार लिखेंगे गुप्त राजा, इनकी राजधानी लिखिए, राजधानी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। अच्छा अगर बात करें आप ये बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे, ये बड़ी बड़ी उपाधि धारण करते थे। इसके अलावा लिखेंगे ये भगवान विष्णु की पूजा करते थे, पूजा करते थे। इनका प्रतीक चिन्ह गरुड़ था, गरुड़ था, ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह, इनका प्रतीक चिन्ह हम भाई पूछा क्या क्वेश्चन एक बार पूछ सकते, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें कुछ हमें देखने को मिलते हैं गुप्तों में, कुछ जैसे आपसे कभी पूछ लेता है महाअक्षपालित किसे कहा जाता है, इसके अलावा महाबलाधिकार किसे कहा जाता है, कुमार आदित्य किसे कहा जाता है, ठीक। ऐसे कुछ वर्ड देखने को मिलते हैं, तो ये डिस्कस हमारा मंडे की क्लास में होगा, ठीक है। तो अब आपका ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी को लेकर नहीं होता है, यानी अगर आज 3 तारीख है, 4 क्लास होगी, 5 और 6 उससे 5 और 6 तारीख में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए एनसीईआरटी को लेकर, ठीक है। और उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी में बनते हैं, ठीक है। तो मुझे फटाफट से बताइए आज आपने उसको लेकर समस्या पूछ बताइए, मैं आज आपसे बात करके जा रहा हूं, कभी भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करना कि हम सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, सिलेबस को जल्दी जल्दी कंप्लीट करके और उससे जितने ज्यादा हो सके क्वेश्चन बनाएं, जितने ज्यादा हो सके मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए गोपराज की वाइफ के बारे में देखिए को नहीं मिलता है, इस पर नाम बोल लेंगे, अगर होता तो मैं आपको बताता जरूर, है ना। नाम देखने को नहीं मिलता, सच नाम को अलग जगह नाम देखने को मिलता है, उपाधि देखने को मिलती है वास्तव में, है ना, ठीक है। रविंद्र भाई इससे तुरंत बात, इससे तुरंत बात, ठीक है। हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा, हाँ कुमारी नहीं करूँगा, चलिए चलिए फिर हम कल मिलते हैं, कल की क्लास में आगे डिस्कशन कर रहे होंगे। और उसके बाद आपके पास पोस्ट ग्रुप का पीरियड बचेगा, जब हम क्या करेंगे अपना प्रशासन को, प्रशासन के बाद आपके पास पोस्ट ग्रुप का पीरियड बचेगा, पोस्ट ग्रुप का पीरियड नहीं बल्कि उसके बाद आर्गन्स है, जैसे आपको पुष्प बस देखने मिलेगा, सैन बस देखने मिलेगा, पाल बस देखने मिलेगा, राष्ट्रपति बस देखने मिलेगा, गुजर आर्गन्स देखने मिलेगा, ये कुछ हमें आर्गन्स 8 10 आर्गन्स देखने मिलते हैं, इनके राजा देखने मिलते हैं, उन सभी को कंप्लीट करेंगे पोस्ट ग्रुप का पीरियड, ठीक है। हाँ
चलिए तो आज की क्लास में यहीं पर रुकते हैं और कल डिस्कस करेंगे हम आगे की चीजों को लेकर। चलिए ठीक है, चलिए तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीजों को लेकर और क्या लेकर जो अब तक हुआ है उसका पर्टिकुलर रीजन करेंगे। एक दो जब मैं क्लास में कुमारी एक नाम की लड़की थी, एक लड़का भी था, नाम तो याद नहीं है, एक लड़का था शायद गौरव नाम से था, कौन था, उसने बताया था कि सर हम जब आए थे तो हमने आपकी कराई हुई एंसेंट हिस्ट्री को रिवाइज कर लिया। ये बहुत अच्छा तरीका है ना, जब भी आप क्लास में आओ पीछे जितनी भी चीजें हमने समेट लिया क्लास में, है ना, ताकि आपका पढ़ने वाले कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ना हो आप हिस्ट्री करें, पॉलिटी करें, ज्योग्राफी करें, उसे करते हुए जाओ। एक तरीके से फेमस कंप्लीट करते हैं, जो कॉन्फिडेंस लेवल को एग्जाम आएगा बहुत अच्छे तरीके से आप चीजें कंप्लीट होंगी, है ना। चलिए तो कल ख्याल रखिएगा और आपका जो हुआ उसका रीजन करिएगा। धन्यवाद। में राजा की सहायता के लिए, राजा की सहायता के लिए कुछ मंत्री परिषद परिषद देखने को मिलता है, मंत्री परिषद देखने को मिलता है। कौन सा मंत्री परिषद साइड पर कौन कौन मंत्री थे, कैसे कैसे मंत्री थे ना, आपको एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बताएंगे कुछ वर्ड आते हैं डिकोड करने के लिए। कौन कौन से मंत्री थे, जैसे प्रतिहार, एक आता प्रतिहार, एक आता महाप्रतिहार, महाप्रतिहार, ठीक है, प्रतिहार महाप्रतिहार। इसके अलावा आता है महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महाबलाधिकृत, महादंडनायक, महादंडनायक। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास कुमारमात्य, दंडपाशिक, कुमारमात्य, महादंडपाशिक, दंडपाशिक, ठीक है, अक्षपालिक, 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 ठीक है। ये हमारे पास कुछ वर्ड आते हैं जो डिकोड करने के लिए एग्जाम में देता है, जैसे गुप्त शासन में महाप्रतिहार का काम था, महाबलाधिकृत का काम था, महादंडनायक का काम था, कुमारमात्य का काम था, महादंडपाशिक का काम था, अक्षपालिक का काम था, ठीक है, ये विषय में देखते हैं। अगर बात करें इसको, अगर बात करें सबसे पहले प्रतिहार, महाप्रतिहार, अगर प्रतिहार कुछ अन्य जो रखवाला होता है वो क्या था, प्रतिहार, महाप्रतिहार जो होता है वो राष्ट्र शासन अध्यक्ष, मतलब राष्ट्र शासन की रक्षा करने वाला उनका अध्यक्ष रहता है महाप्रतिहार। बस महाबलाधिकृत की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति को कहा जाता है महाबलाधिकृत, ना देखा लिखेंगे प्रतिहार अन्नपूर्णा अध्यक्ष, अन्नपूर्णा का अध्यक्ष। इसके अलावा नेक्स्ट आता है हमारे पास महाप्रतिहार, ये होता है राष्ट्र प्रसाद अध्यक्ष, राष्ट्र प्रसाद का अध्यक्ष। अगर बात करें इसको लेकर, अगर बात करें महाबलाधिकृत को लेकर, सर्वोच्च सेनापति, सर्वोच्च सेनापति, सेनापति होता है कौन, वो होता है महाबलाधिकृत, महादंडनायक जो होता है, ठीक है, ये होता है मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, ठीक। उसके बाद दो आते हैं हमारे पास कुमारमात्य और महादंडपाशिक, कुमारमात्य और महादंडपाशिक, ठीक। चलिए अगर कुमारमात्य की बात करें तो कुमारमात्य महादंडपाशिक, कुमारमात्य की बात करें प्रशासन का, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी, सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन, कुमारमात्य। जैसे आज के समय पर हमें डीएम देखने को मिलता है, इस तरीके से जिले में सबसे बड़ा कौन होता है प्रशासनिक अधिकारी, डीएम होता है। उसी तरीके से इस समय कौन देखने को मिलता है, कुमारमात्य। वास्तव में कुमारमात्य जो होते हैं वो राजा के संबंधी या राजा के पुत्र होते हैं जो प्रशासन को संभालते थे, ठीक है, ठीक है ना, जो प्रशासन को संभालते थे। इसके अलावा बात करें महादंडपाशिक, ये होता है हमारे पास सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, सर्वोच्च पुलिस अधिकारी, अधिकारी। जैसे आज के समय पर हमें एसएसपी देखने को मिलता है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस देखने को मिलता है, उसी तरीके से। अगर बात करें अक्षपालिक को लेकर तो अक्षपालिक कौन होता है, ये होता है आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, लेखा जोखा रखने वाला, रखने वाला, या फिर सबसे बड़ा लेखा अधिकारी, सबसे बड़ा लेखा अधिकारी कौन होता है, आपकी बुक होता है हमारे पास अक्षपालिक, है ना, अक्षपालिक होता है। तो एक बार चीजों को समझिए, मैंने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ अधिकारी जैसे प्रतिहार, अन्नपूर्णा अध्यक्ष, महाप्रतिहार राष्ट्र प्रसाद अध्यक्ष, महाबलाधिकृत सर्वोच्च सेनाधिकारी, महादंडनायक मुख्य न्यायाधीश, कुमारमात्य प्रशासन सबसे बड़ा अधिकारी जैसे डीएम है, महादंडपाशिक सर्वोच्च पुलिस अधिकारी जिन्हें होता है एसएसपी, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसी तरीके से होता है अक्षपालिक होता है आय व्यय का सबसे बड़ा लेखा जोखा रखने वाला, लेखा अधिकारी, ठीक है। एक बार से नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। उसके बाद हमारे पास आता है, देखिए एक दो तीन चीजें आती हैं सिक्कों को लेकर, गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के। पहला पॉइंट बनाना लिखेंगे, पूरे पूरे प्राचीन भारत में, है ना, लिखेंगे प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे ज्यादा सिक्के गुप्त गुप्त काल में ही चले, गुप्त काल में ही चले, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे ज्यादा सोने के सिक्के भी, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, किस सिक्के गुप्त काल में चले, गुप्त काल में चले। इसके अलावा लिखेंगे इन्होंने सोने के सिक्के, इन्होंने सोने के सिक्के कुशाणों की नकल चलाए, कुशाणों की चलाए। मुख्य रूप से दो सिक्के देखने को मिलते हैं ना, चांदी और सोना। सिक्कों में सबसे ज्यादा जो है चांदी और सोने के सिक्के देखने को मिलते हैं। कभी-कभी पूछा चांदी सिक्कों को कहा जाता है सोने के सिक्के, चांदी और सोने के सिक्के। अगर हम बात करें इसको लेकर चांदी सिक्कों को लेकर तो इन्हें कहा जाता है रूपक, रूपक कहा जाता है, जाता है। वहीं बात करें इसको लेकर सोने के सिक्कों को इन्हें कहा जाता है दिनार, दिनार कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा है गुप्त काल में सोने के सिक्कों को कहा जाता था, तो बहुत बड़ा पूछा सोने के सिक्के, तो सोने के सिक्कों को कहा जाता है दिनार, बहुत कम पूछा है चांदी के सिक्के, इसे कहा जाता है रूपक कहा जाता है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार कहाँ से मिला है, वो है भरतपुर गयाना, राजस्थान से सबसे बड़ा गुप्तकालीन सिक्कों का ढेर है, ठीक है। एक पॉइंट नोट करें, लिखेंगे नोट, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा प्रमाण, सबसे बड़ा प्रमाण
बयाना से ये बात राजस्थान है, सीधी बात है। ठीक है, एक बार इसे आगे बढ़ेंगे, मंदिर का सही बात करेंगे। ठीक है, मंदिर का सही बात करेंगे। ठीक है, एक बार लेंगे गुप्त काल के बारे में आपको कौन सी चीजें आती हैं, क्वेश्चन तरीके बनते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, इस काल में चलाए गुप्त काल, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के इस काल में चलाए गुप्त काल, गुप्त काल इसके नंबर सोने के सिक्के चलाए गुप्त काल, इसके अलावा सोने के सिक्के को कहा जाता है दिनार और चांदी के सिक्के को कहा जाता है रुपया। आपको सबसे बड़ा गुप्त काल सिक्के कहां से मिला है, अब भारत में गांव है वहां से मिला है, गुप्त काल सिक्के सबसे बड़ा वो राजस्थान, कहां राजस्थान में। ठीक है, चलिए एक बार से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। समुद्रगुप्त क्या उपाधि क्या थी, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता है, प्राचीन बंधु कहा जाता है, और क्या कहा जाएगा, बस दो उपाधि थी। आप देखेंगे गुप्तकालीन मंदिर का सही, गुप्तकालीन मंदिर का सही, कला सही। अगर मैं बात करूं गुप्तकालीन मंदिर का सही, गुप्तकालीन मंदिर का सही अगर मैं बात करनी चाहूं तो आप देखिए कुछ चीजें याद रखें। कैसे गुप्त काल में अगर पूरे भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा मंदिर निर्माण का प्रमाण देखने को मिलता है, गुप्त काल में सबसे ज्यादा मंदिर देखने को मिले। यहाँ ये कह सकते हैं मंदिर निर्माण का सही का जन्म जो है गुप्त काल में देखने को मिला। मूर्तियां बनती रही छोटी बड़ी सारी तरीके की मूर्तियां बनती रही, एक विशाल मंदिर जैसे देवगढ़ का सावधान मंदिर है, इसका दक्षिण भारत में मंदिर है, सारे सारे गुप्त काल के मंदिर है, गुप्त काल में मंदिर निर्माण का सही जन्म हुआ और सबसे पहले मंदिर भारत में गुप्त काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे, भारत में मंदिरों की शुरुआत, मंदिरों की शुरुआत गुप्त काल से ही मानी जाती है। शुरुआत गुप्त काल से ही मानी जाती है। ठीक है, मंदिर बनाने के लिए ये निम्न शैलियों का प्रयोग करते थे, शैलियों का प्रयोग करते थे। कौन कौन सी शैली थी एक बार देखिए। अगर हम बात करें मंदिर निर्माण का शैली के लिए, देखिए एक आती है हमारे पास, कौन सी एक आती है हमारे पास, नागर शैली, इसके बाद आती है हमारे पास द्रविड़ शैली, एक आती है बेसर शैली, एक कौन सी, एक आती है बेसर शैली। तीनों के बारे में थोड़ा सा जानिए लिखिएगा। अगर बात करूं नागर शैली की, तो नागर शैली के मंदिर में उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। नागर शैली के मंदिर की खास बात होती है इनको प्राकृतिक हमारे मंदिर जो है ऊपर की तरफ नुकीले होते हैं, ऐसा नहीं होता दक्षिण भारत में मंदिर पूरा पूरा हिस्सा जो है जो अपने एक दूसरे से वही सारे जाकर मिल नहीं। हमें उत्तर भारत के मंदिर की खास बात देखने को मिलती है, उत्तर भारत के मंदिर जो है एक ऊपर की तरफ होते हैं, ऊपर से नुकीले होते हैं, इसे कहते हैं कौन सी नागर शैली। इसमें विशाल में शिखर देखने को मिलती है ऊपर की तरफ, कहते हैं चौथ मंदिर, चौथ कहते हैं। तो नागर शैली में विशाल शिखर देखने को मिलते हैं। अभी जो राम जन्मभूमि का मंदिर है उसको आप देखेंगे वो भी नागर शैली का मंदिर है, यानी पहले तो मंदिर में ऊपर विशाल शिखर है। तो नागर शैली वास्तव में कहां देखने को मिलती है, उत्तर भारत में। इसी नागर शैली कहा जाता है। इसके एग्जांपल की बात करूं तो आप देखेंगे देवगढ़ का सावधान मंदिर गुप्त काल का है और नागर शैली में बना हुआ है, जिसमें 12 मीटर का ऊपर शिखर लगा हुआ है। ठीक, आप देखेंगे इस शैली का प्रयोग, इस शैली का प्रयोग उत्तर भारत के मंदिरों में किया जाता था, उत्तर भारत के मंदिरों में किया जाता था या जाता था। इनमें इनमें विशाल शिखर देखने को मिलते हैं, विशाल शिखर देखने को मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा इसका एग्जांपल क्या रखेंगे, इसका एग्जांपल कौन सा है, आप देखेंगे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर जो कि यूपी में है, जो कि यूपी में है। इसमें 12 मीटर लंबे शिखर का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। और कैसा गुप्त काल, कैसा गुप्त काल है। ठीक है, अब याद रखिए उसके बाद द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के मंदिर जो है द्रविड़ शैली बने हुए हैं। अब दक्षिण भारत के मंदिरों की खास बात देखेंगे क्या, मान लीजिए हमने कोई मंदिर पत्थर से बनाना शुरू करा, एक हाथ में पत्थर था, एक पत्थर था और वही पत्थर आगे की तरफ नौ बना दी, या फिर अगर एक मंदिर बनाना शुरू किया तो वही ईंट आगे चलकर मोड़ होगी, अलग से शिखर नहीं लगाया। दक्षिण भारत के मंदिर की खास बात है, उसे कहा जाता है द्रविड़ शैली। तो दक्षिण भारत के मंदिर जो है द्रविड़ शैली बने हुए हैं। आप याद रखना एक हाथ में पत्थर के बने हुए मंदिर, एक हाथ में एक पत्थर को उठाया और उसे आगे तक मंदिर बना दिया, उसे द्रविड़ शैली मंदिर। द्रविड़ शैली मंदिर दो आते हैं, आपने देखा द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत के मंदिर है उनके जिस मंदिर आगे हम एंट्री करेंगे तो सामने की तरफ बड़े देंगे, हां हम देखा कि बड़े मंदिर का बड़े शिखर सॉरी बड़े प्लस दिखाई देते हैं साइड में, मंदिर साइड में एंट्री करते हैं, उसे कहते हैं गोपुरम और महागोपुरम। आपको पता है गोपुरम और महागोपुरम जो है वो किस प्रकार के मंदिर का शैली का निर्माण है, आपको हमारे पास द्रविड़ शैली का दक्षिण भारत में जाती है। आप देखेंगे इस शैली का प्रयोग दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है, दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप पॉइंट लिखेंगे, इसमें मंदिर प्रवेश वाले स्थान पर, मंदिर में प्रवेश वाले स्थान पर वाले स्थान पर गोपुरम व महागोपुरम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये वो हमारे पास दो शैली, कौन कौन सी, नागर शैली और द्रविड़ शैली, नागर शैली और द्रविड़ शैली। इसके बाद हम बात करें बेसर शैली। बेसर शैली जो वास्तव में चालुक्य राजाओं के द्वारा बनाई गई बेसर शैली, चालुक्य राजवंश जो था वो भारत के मिडिल वाली हिस्से में, चालुक्य भारत के मिडिल वाली हिस्से में चालुक्य अधिकार पुरुष। तो उनके द्वारा बनाई गई शैली कौन सी, चालुक्य शैली। तो चालुक्य शैली के अंदर देखने को मध्य भारत में देखने को मिलेंगे और ये वास्तव में नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिक्सचर, इसी से खच्चर शैली आपको पूरा मिक्सचर होता है खच्चर। तो खच्चर मतलब खच्चर शैली से बोला गया है, आप याद रखना कि मिक्सचर इसका द्रविड़ शैली नागर शैली का, द्रविड़ शैली नागर शैली का मिक्सचर है, इसलिए खच्चर शैली बोला गया है। एक वर्ड बना लिखेंगे, कोई बना देंगे, ये शैली मध्य भारत में देखने को मिलती है, मध्य भारत में देखने को मिलती है, को मिलती है। इसका विकास चालुक्य राजाओं के द्वारा किया गया है, चालुक्य राजाओं के द्वारा है ना, के द्वारा किया गया है। यह है बेसर और बेसर व नागर का बेसर है, सॉरी ये द्रविड़ और बेसर का मिश्रण है, यह द्रविड़ व नागर का मिश्रण है, नागर का मिश्रण है, इसीलिए इसे खच्चर शैली कहा जाता है, खच्चर शैली कहा जाता है। ये तीनों आप याद रखते हैं ना, ये तीनों आप याद रखते हैं कौन कौन सी शैली, नागर द्रविड़ और बेसर शैली, नागर द्रविड़ और बेसर शैली इनको कंप्लीट आगे बढ़ेंगे। दो आते हैं हमारे पास, एकायतन और पंचायतन, एकायतन और पंचायतन उसको लिख लीजिए। एकायतन शैली, ठीक है, हमने पढ़ा होंगे कुषाण है, गुप्त कुषाण है, पाल है, सेन है, गुर्जर प्रतिहार है, ये बस पढ़ेंगे, इसके शुरुआत वही शुरू हुआ। ठीक है, आगे बढ़ें, इसे नोट करेंगे। एकायतन पंचायतन शैली, एकायतन पंचायतन शैली कुछ नहीं, एकायतन शैली गर्भ में एक प्रतिमा को एकायतन शैली और गर्भ में 5 प्रतिमाएं पंचायतन शैली कहलाती है, पंचायतन शैली कहलाती है। एक बार लिखेंगे एकायतन शैली पंचायतन शैली डायग्राम बना देता हूं, यही एकायतन शैली, ये हमारे पास गर्भ है और गर्भ में एक प्रतिमा बना दी कोई भी, एक प्रतिमा बना दी कोई भी, वो कहते हैं एकायतन शैली। वही बात करूं इसको पंचायतन शैली, इसको पंचायतन शैली, आप देखेंगे यहां पर एक प्रतिमा बना दी है ना, यहां पर एक प्रतिमा बना दी, यहां पर एक प्रतिमा बना दी, एक यहां पर प्रतिमा बना दी, एक मुख्य प्रतिमा होती है बीच में, इसे कहते हैं पंचायतन शैली। आप देखेंगे एकायतन शैली, एकायतन शैली आप देखेंगे गर्भ में एक प्रतिमा, गर्भ में एक प्रतिमा को एकायतन शैली के रूप में, एक रूप में जाना जाता है और गर्भ में 5 प्रतिमाओं को पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। लेकिन गर्भ में 5 प्रतिमाएं, गर्भ में 5 प्रतिमाओं को पंचायतन शैली के रूप में जाना जाता है, पंचायतन शैली के रूप में जाना जाता है, यहाँ की चीजें नोट करेंगे। तो हमारे पास नागर बेसर द्रविड़ एकायतन पंचायतन शैली जो कि देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है, इसे नोट करेंगे।
ठीक है, वो किसी भी यूपी पुलिस की जो कल मैंने यूपी की वीडियो डाली थी लगभग 7 घंटे की वीडियो, अगर किसी ने नहीं की तो उसे एक बार कर लेना, उसमें जो ऐप आपको पूरा रिवीजन करके 7 घंटे में, तो अगर किसी ने नहीं देखी तो उसे जरूर देखना एक बार है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे समझते हैं। आगे आगे गुप्तकालीन साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य, साहित्य, गुप्तकालीन साहित्य की बात करें एक बार इसके बारे में पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले कुछ हमारे पास लेखक हैं, उनकी पुस्तकें जो गुप्तकाल से रिलेट करते हैं, जैसे कालिदास है, अमर सिंह है, इसके अलावा हमारे पास सुंदर है ना, तो ये कुछ हमारे पास लेखक हैं जिनकी पुस्तकें जो गुप्तकाल से संबंधित हैं, उनसे गुप्तकाल के बारे में जानकारी मिलती है, उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। आप पहले कालिदास, कालिदास, अच्छा कालिदास की पुस्तकें कौन कौन सी कालिदास की पुस्तकें देखने को मिलती है, कौन कौन सी कालिदास की पुस्तकें आपको देखने को मिलती है, ये कैटेगरी एसएससी 2024 चैनल है, उस पर देखिए, कैटेगरी एसएससी 2024 चैनल है, उस पर देखने को मिल जाएगी आपको, वहां से देखिए 7 घंटे की वीडियो कल मैंने क्लास ली थी। चलिए देखिए कालिदास के कुछ साहित्य के बारे में लिखिएगा, मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान ज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास विक्रमोर्वशीय, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है, कुमार संभवम, कुमार संभवम, मेघदूत, मेघदूत, ठीक। और इसके अलावा है ऋतु संभव, ऋतु संभव, ये किसकी है, ये कालिदास की पुस्तक है, गुप्तकाल से संबंधित है, गुप्तकाल से संबंधित कालिदास की पुस्तक है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा विशाखदत्त, अमर सिंह और भावी, 3 घंटे बताएंगे दीवानी की पुस्तक है, विशाखदत्त, दत्त, अमर सिंह, अमर सिंह और भावी, और भावी की कौन सी पुस्तक है। अगर हम बात करें इसको लेकर विशाखदत्त की पुस्तकों को लेकर, दो पुस्तकें आपको विशाखदत्त की याद आती हैं। पहले आपके पास शुद्धक, सॉरी विशाखदत्त की पुस्तक है, दो हमारे पास, एक है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस, और एक हमारे पास देवी चंद्रगुप्त, मुद्रा राक्षस, राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, देवी चंद्रगुप्त गुप्त, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है अमर सिंह, इनकी पुस्तक का नाम अमरकोश, अमरकोश इनकी पुस्तक का नाम है। इसके अलावा बात करें भावी को लेकर कीर्तार्जुनीयम, कीर्तार्जुनीयम, ये भावी की पुस्तक कीर्तार्जुनीयम, ठीक है। तो हमारे पास कालिदास की पुस्तकें मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत और ऋतु संभव, विशाखदत्त की पुस्तकें मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त, अमर सिंह की अमरकोश और भावी की कीर्तार्जुनीयम, है कीर्तार्जुनीयम है, एक बार से देखिए। आपकी 2-3 मिनट कंप्लीट हो गए इससे, ठीक है। अब हम पोस्ट ग्रुप की बात करेंगे, शायद शाम से शुरू करते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर आपका जो आज है पोस्ट क्लास हो जाए, लिखा लिखिए, चलते हैं, मैं बताऊंगा अभी, इसको लेकर बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी को कॉपी करेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सबसे पहले और लेखकों के बारे में, जैसे शुद्धकी, शुद्धकी पुस्तक का नाम, ठीक है। शुद्धक के अलावा हमारे पास दंडे हैं, विष्णु शर्मा, दंडे, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं हमारे पास वत्सभट्टी, वत्सभट्टी, वात्स्यायन, वात्स्यायन, कामदंक, इनकी कुछ पुस्तकें पूछी जाती हैं, ठीक है। तो एक बार इनके बारे में समझेंगे। अगर हम बात करें सबसे पहले इसको लेकर शुद्धक की मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम, ठीक है, जिसका अर्थ है मिट्टी की वाली, मिट्टी की वाली, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें नेक्स्ट हमारे पास दंडे की है, दंडे की हमारे पास दो पुस्तकें हैं, दास कुमार चरित्र, दास कुमार चरित्र और काव्यार्थ, काव्यार्थ, ठीक है। एक सेकंड है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा की पुस्तक है। वत्सभट्टी है रावणवध, वत्सभट्टी कौन सी है, वो हमारे पास रावणवध, रावणवध जो है ये वत्सभट्टी की पुस्तक है। इसके अलावा वात्स्यायन की है कामसूत्र, कामसूत्र, कामसूत्र किसकी है, वो वात्स्यायन की है। कामसूत्र की बात इसकी पुस्तक का नाम नीति, नीति संग, ये हमारे कंप्लीट हो गए साहित्य को लेकर कुछ लेखक और उनके साहित्य जो गुप्तकाल से रिलेट करते हैं। एक बार मैं आपको रिवीजन करूंगा, आप उसके बारे में समझेंगे। कालिदास की पुस्तकें मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतु संहार, विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्त, अमर सिंह की अमरकोश, भावी की कीर्तार्जुनीयम, शुद्धक की मृच्छकटिकम, मिट्टी की वाली, दंडे की है दास कुमार चरित्र, काव्यार्थ, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, वत्सभट्टी की रावणवध, वात्स्यायन की है कामसूत्र, कामदंक की है नीति संग। देखिए सारे एक बार पुस्तकों के बारे में लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओहो अरे मैं ये देखना चाह रहा था कि आप सभी की जो है क्या कहते हैं एक्टिव हो गए नहीं हो, एक्टिव हो गए नहीं हो, आप पता चला एक्टिव हो गए, सारे जगह हो। चलिए अगर बात करें इसको लेकर गुप्तकालीन विज्ञान को लेकर, तो गुप्तकालीन विज्ञान में हमें कुछ खोजें देखने को मिलती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं, ठीक है, हाँ दिल के पास नहीं, बहुत बढ़िया बात है। आर्यभट्ट की बात करें, आर्यभट्ट जो चंद्रगुप्त सेकंड जो है, चंद्रगुप्त सेकंड उसके नंबर सभी लिखे, उसके दरबार में देखते हैं। इसके अलावा ये खगोल जो सच्चाई और करते थे। इसके अलावा तकनीक है, अपने अक्षर ढूंढती है, ये मैंने बताया, ग्रह नक्षत्र के बारे में बताया, पाई का मान मैंने दिया, त्रिभुज क्षेत्र के बारे में बताया, सूर्य चंद्र के बारे में बताया। इसके अलावा दशमलव पद्धति नहीं मिली, कौन सी आपकी दशमलव पद्धति नहीं मिली, दशमलव पद्धति नहीं मिली, पद्धति नहीं इन्होंने ही दी, इन्होंने ही दी, ठीक है, दशमलव पद्धति इन्होंने ही दी। ये हमारे इसको लेकर, ये हमारे आर्यभट्ट को लेकर गुप्तकालीन विज्ञान, गुप्तकालीन विज्ञान। चलिए अरे आवाज आ रही है, पीछे तो देखो, पीछे जीरो की खोज, ठीक है। मैं देखना चाह रहा था आप जो है जगह पे सोए, जीरो की खोज, जीरो की खोज, जीरो का आविष्कार, फटाक से बताओ।
बड़े भैया बड़ा जाए आगे करेंगे आप। नेक्स्ट वो है कौन, बड़ा मीर। बड़ा मीर, बड़ा मीर। देखिए अगर बड़ा मीर को लेकर बात करें, इसको लेकर बात करें तो आप एक चीज याद रखिए, क्या वो चीज है कि ये भी एक खगोलविद, ये एक खगोलविद, खगोलविद और गणित कहते हैं, वह गणित कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने 12 राशियों के बारे में बताया, 12 राशियों के बारे में बताया, के बारे में बताया है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि पृथ्वी के केंद्र में एक शक्ति है जो सभी चीजों को आकर्षित करती है। पृथ्वी के केंद्र में एक शक्ति है जो सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, आकर्षित करती है। इन्होंने वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताया, वर्गमूल और घनमूल के बारे में बताया, के बारे में बताया, बताया। इनकी पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकें उनके बारे में लिखी हैं, इनकी पुस्तकें उनके बारे में लिखी हैं, जैसे पंचशती का लघु जातक, एक है बृहद जातक, लघु जातक, लघु जातक, और एक है हमारे पास बृहद संहिता, बृहद संहिता। ये किसकी बराह मीर की पुस्तकें हैं, बराह मीर की पुस्तकें हैं। आपको बराह मीर को लेकर ये चीज याद रखनी है, सबसे पहले ये खगोलविद और गणित के द्वारा वर्गमूल घनमूल प्रक्रिया अपने केंद्र में सभी चीजों को आकर्षित करती है। इसके अलावा इन 12 राशियों के बारे में बताया कि पुस्तकें हैं पंचशती का, बृहद संहिता, लघु जातक और बृहद जातक, है ना, बृहद जातक। ठीक है, बृहद जातक है। ठीक, चलिए नोट करिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट हमारी और अगले के बारे में जाने तो वो हमारे पास आते हैं ब्रह्मगुप्त, ना ब्रह्मगुप्त। इनके बारे में क्या, इनके लिए क्वेश्चन बताया ब्रह्मगुप्त। इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, इन्होंने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, के बारे में बताया। इसमें वो थे हमारे पास ब्रह्मगुप्त, है ना। इनकी पुस्तकें जैसे कि ब्रह्म स्फूट सिद्धांत का खंडघातक, पुस्तकें लिखी गई, पुस्तकें कौन सी है, ब्रह्म स्फूट का सिद्धांत, सिद्धांत और खंडघातक, इनकी पुस्तकें। ठीक है, उसके बाद अगले व्यक्ति जो आते हैं उनका नाम क्या है, ठीक है, उनका नाम भास्कर प्रथम, भास्कर प्रथम। कौन है भास्कर प्रथम है, अगर बात करें भास्कर को लेकर, है ना, भास्कर को लेकर बात करें, इन्होंने परमाणु सिद्धांत, जिसे अणु सिद्धांत कहते हैं, वो दिया था। भास्कर इन्होंने अणु सिद्धांत दिया था, अणु सिद्धांत दिया था, सिद्धांत दिया था। और इनकी पुस्तकें हैं जैसे वृहद भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य और आर्यभट्ट भाष्य। पुस्तकें कौन सी हैं, वृहद भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य, आर्यभट्ट भाष्य, आर्यभट्ट भाष्य। इनकी पुस्तकें क्या, इनकी पुस्तकें आर्यभट्ट भाष्य। संकट ऐसे समझ में मुझसे पूछिए, ब्रह्मगुप्त शायद हिंदी में बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण को ग्रेविटेशन बोल दिया, ब्रह्म सिद्धांत ब्रह्म सॉरी बोलते हैं, खंडघातक को खंडघातक बोलेंगे, है ना, वृहद भास्कराचार्य, वृहद भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य, लघु भास्कराचार्य, आर्यभट्ट भाष्य, आर्यभट्ट भाष्य बोल जाएगा। अभी आपने बोला इंग्लिश मीडियम में कैसे पढ़ाते हैं, हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती है, हिंदी बोलिए, हिंदी समझ नहीं आती है ना। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदी इंग्लिश में अलग, ये हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है। ऐसे कोई एक पॉइंट हो सकता है रिलेट ना जीवन से, सारी सारी चीजें होती हैं जो डेली लाइफ में समझते हैं। ठीक, एक लास्ट धनवंतरी, धनवंतरी। अगर धनवंतरी की बात करें तो धनवंतरी जो थे, यहाँ पे है एक, इनकी पुस्तक लीजिएगा, इनकी पुस्तक, इनकी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम हमारे पास आयुर्वेद संहिता, आयुर्वेद संहिता, संहिता। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट क्या होता है, हमारे पास कंप्लीट होता है भूतकाल, कंप्लीट होता है। तो भूतकाल के हर एक हिस्से को हमने पढ़ा है, चाहे किताबें, चाहे विज्ञान, चाहे साहित्य, सारी चीजों को हमने हर तरीके से पढ़ा है। तो ये हमारा भूतकाल कंप्लीट होता है, जो आपको भूतकाल कराया है ना। इससे पहले शायद भूतकाल हो चुकी है, तो सारी चीजें जो आपको कराई है आपको याद रखनी है। तो आप सबसे पहले आप सभी को पिछली क्लास और इसके आगे डिस्कशन शाम की क्लास में करेंगे, यानी शाम की क्लास में पोस्ट भूतकाल पीरियड को पढ़ेंगे ना, पोस्ट भूतकाल पीरियड को पढ़ेंगे। मैं सुबह ही पीएनजी डाल देता हूं, वो गलती तो नहीं है, ये करेक्शन मुझे बताना पड़ता है। आप आज ही बोलूंगा पीएनजी को डाल देता हूं, आयुर्वेद की जगह नहीं खा सकता है। तो इसके आगे क्वेश्चन शाम की क्लास में कवर करेंगे और लास्ट पॉइंट जो लास्ट चैप्टर जो पोस्ट भूतकाल पीरियड है, पोस्ट भूतकाल पीरियड से 4-5 क्लास होंगी आपकी और पोस्ट भूतकाल पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। यानी आने वाली 4 से 5 क्लास में आपकी एनसीसी कंप्लीट हो जाएगी और इसके प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन का वो मैं आपको देना सबसे पहले ना, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ जो भी सवाल चाहिए वही काम करना, मुझे